नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बिहार का रण, चुनावी प्रचार का रण खत्म हो चुका है। दोनों दौर का प्रचार खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मतदान होना बाकी है और उसके बाद 14 तारीख को नतीजे आना बाकी है। बिहार के बारे में जो भी जानकारी मिल रही थी वो मैं आप तक पहुंचा रहा था, जो एनालिसिस हो रहा था वो मैं कर पा रहा था। लेकिन असल हकीकत बिहार की क्या है, प्रचार खत्म होने के बाद क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, इससे पहले कि चैनल अपने एग्जिट पोल दिखाएं परसों मतदान होने के बाद अभी क्या स्थिति है, क्या लग रहा है, ये बताने के लिए मैं आपको सीधा बिहार ले चलता हूँ, पटना ले चलता हूँ, जहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, जो इस वक्त पूरे बिहार को पिछले कई दिनों से नाप रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, खबरें कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं बिहार को लेकर वो, और कई महीनों से कर रहे हैं। वही प्रेम कुमार आपको बताएंगे कि दरअसल इस वक्त बिहार की स्थिति असल में है क्या, कितनी बातें हवाई हैं और कितनी बातें ज़मीन पर है। क्या गठबंधन में ठीक है, क्या महागठबंधन में ठीक है, क्या एनडीए कहाँ कमज़ोर है, कहाँ महागठबंधन कमज़ोर है, इन सब बातों का मुआयना करने के लिए और इन सब बातों का जो पूरा विश्लेषण करने के लिए आइए चलते हैं बिहार। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी हमारे साथ इस वक्त बिहार से जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर आपके सामने। प्रेम भाई, मैं सीधा सपाट सवाल पूछूंगा क्योंकि आपके पास वक्त की बहुत कमी है। मुझे मालूम है आप बिहार में ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त। भाई, इस पे आने से पहले कि जो पहले चरण में भारी मतदान हुआ उसका क्या असर पड़ेगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी समझ, आप बिहार को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, बिहार में घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, ये जो मतदान हुआ, मतदान बढ़ा, इसका रीजन आपको क्या लगा? क्यों मतदान इस बार रिकॉर्ड मतदान बिहार में हुआ, खास करके पहले चरण में? अ, देखिए, मतदान तो बढ़ा है प्रदीप जी। मगर जो रिकॉर्ड मतदान दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा झोल है। झोल ये है कि वोटर लिस्ट छोटी हो गई है, तो अपने आप प्रतिशत मतदान बढ़ गया है। यानी जितने लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान किया, उतने लोगों ने, चूंकि आधी सीटों पर हुआ है तो थोड़ा आधे से ज्यादा कम में देखना पड़ेगा। लेकिन उसको जब तक संख्या का हम मिलान नहीं करेंगे तो पता नहीं चलता है। और संख्या का मिलान करते हैं तो वोट देने वाले बहुत नहीं बढ़े हैं, क्योंकि जितनी संख्या में वोट दिए गए हैं, वो नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो घट गए हैं। लोकसभा चुनाव के मुकाबले घट गए हैं, विधानसभा के मुकाबले मामूली रूप से बढ़े हैं ड्यू टू एसआईआर। तो वोट प्रतिशत में जो उछाल है ये छद्म है, ये सही उछाल नहीं है। लेकिन फिर भी वोट बढ़े हैं, ये मानते हैं। ये दिखता है कि छठ के समय जो बिहार में लोग आए, जो प्रवासी बिहारी थे बाहर लौटे, उन लोगों ने वोट किया। ये दिखता है कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। ये दिखता है कि महिलाओं की कतार भी पहले जैसी ही थी। अब महिलाओं के संदर्भ में ये कहना कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, तो पिछले बार भी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। तब पुरुषों के मुकाबले 5% का फर्क करीब था। संभवतः 5 से ज्यादा भी हो, हल्का फुल्का, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ। इस बार वो 7 या 8 बताया जा रहा है, तो इसकी भी वजह एसआईआर है। क्योंकि एसआईआर में जो वोट डिलीशन हुआ है वोटर का, उसमें महिलाएं 60% है। तो महिलाओं का डिलीशन अगर 60% होगा तो वोट प्रतिशत भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो वो है, यानी कोई ट्रेंड नहीं बदला है। महिलाएं पहले भी ज्यादा करती थी, अब भी ज्यादा कर रही हैं। तो महिलाओं का वोट में, उसके ट्रेंड में, उसकी प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं आया है। मैं ये कह रहा था कि प्रवृत्ति में फर्क नहीं आया है। तो बदला क्या है, बदलाव क्या हुआ है कि जनता में एक बदलाव की आकांक्षा दिखी है। और जब बदलाव बोलते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता है कि नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना या नहीं बनना ये तो जनता तय नहीं करती है। वो तो चुनाव की, गठबंधन की सियासत तय करती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब कोई गठबंधन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, तब हम मानते हैं कि जनता उनको चुन चुन रही है।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि नीतीश को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बस दलील में है, खोटी दलील है। नीतीश के नाम पर चुनाव ही नहीं हो रहा है तो उसको उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन लोग बनाते हैं। तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव परिवर्तन की आकांक्षा और उसका प्रतिरोध करने वाली सत्ता, इसके बीच में है। सत्ता आमतौर पर गठबंधन आसानी से बना लेती है, विपक्ष को हमेशा गठबंधन बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। जी। तो इस चुनाव में विपक्ष का गठबंधन बहुत स्ट्रांग है और भाई उस मैं जी, उसी पे आ रहा था भाई। आपने कहा कि जो जो आपने समझाया कि परसेंटेज बढ़ने के पीछे क्या झोलमाल है या क्या वो है रीज़न है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब पहले दौर के मतदान की खबर सामने आती है, उसके बाद से अचानक से दिखता है कि बीजेपी के रुख में फ़र्क दिखता है। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी, जहाँ पहले कहा जा रहा था एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी का ये काम, वो काम, अचानक से वो नैरेटिव बदलने लगते हैं। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी आपके लिए काम कर रही है। बीजेपी दफ्तर के बाद नीतीश के कटआउट लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो फिर ये क्यों लगा? फिर सर, क्या बीजेपी को क्या सूचनाएँ मिली होंगी? देखिए ये जो सूचनाएं पक्के तौर पर उनको मिली होगी, जो हम सब महसूस कर रहे थे कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के सुशासन को आ, 20 साल पहले के कथित जंगल राज के मुकाबले करके चुनाव लड़ने की कोशिश हुई और ये सारा डेवलपमेंट जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे से जुड़ा। तो वोटिंग भी जो है नीतीश के इर्द गिर्द होने लगी और बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती थी, अमित शाह उनके कथित चाणक्य रहे, तो उन्होंने सारे प्रयास कर लिए कि नीतीश को अलग हटा के हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ लें, लेकिन उनके रोड शोज में भीड़ नहीं जुटी, उनकी सभाओं में बहुत मेहनत करके लाई गई भीड़ थी। स्वाभाविक भीड़ जो आह्लादित होती है, आह्लादित करती है, जिसमें एनर्जी होती है, वो तो तेजस्वी की ही सभा में दिख रही है। वो मोदी की सभा में नहीं दिखी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा गुस्सा नहीं था पब्लिक। ये एक ये था कि बुजुर्ग हो गए हैं और सम्मान और श्रद्धा ही था। उनको हटाने भगाने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार को हटाने भगाने में बीजेपी ही जुट गई थी। नतीजा ये हुआ कि आज की स्थिति में जेडीयू का नंबर बीजेपी से ज्यादा रहने वाला है। अब इसी की भनक उनको लग गई है। सारे सर्वे उनको भी पता चल रहे होंगे। तो अब उनकी भाषा में फर्क आया है और आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी हुई तो नीतीश कुमार ने या उनकी मौजूदगी में ये थोड़ा बैलेंस भी रहा, इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए बहुत ज्यादा सांप्रदायिक भाषण नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते। ये बैलेंसिंग फैक्टर है और नीतीश कुमार की इसी अहमियत के कारण उनको मुसलमान वोट कर देते हैं। तो ये चीज है, लेकिन इस बार मुसलमान उस तरह से वोट नहीं कर रहे हैं, नहीं किया है जिस तरह से पहले नीतीश कुमार को किया करते थे, क्योंकि एक मैसेज चला गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है, बनने नहीं देगी। तो जो मुसलमान, जो अ, गैर मुसलमान भी जो ईबी से जुड़े हैं, कोयरी कुर्मी हैं या नीतीश के प्रशंसक हैं, नीतीश की सियासत को बेहतर मानते हैं, सवर्णों में भी उनका आधार है। उन सब ने इस तरह एक तरह से वो दुविधा में आ गए और नीतीश कुमार की सियासत को अ, उनके वोट जरूर कमी आएगी उनमें, उनके समर्थन में, ये साफ दिखता है। यही कारण है कि अब उनको सिर्फ बीजेपी के रूख में परिवर्तन नहीं आया है, परिवर्तन इस बात में भी हुआ है कि अब संजय झा जैसे जेडीयू में बैठे नेता जो बीजेपी के ज्यादा हैं और जेडीयू के कम हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, वो भी मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको नीतीश कुमार के करीबी दिखाओ, नीतीश के लिए मेहनत करता हुआ दिखाओ और इसमें लग गए हैं। उनको भी पता लग गया है कि जेडीयू ताकत के साथ लौटेगी और बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन करेगी।
तो ये यही कारण है कि बीजेपी के व्यवहार में और खुद जेडीयू के भीतर सवर्ण नेतृत्व जो उनसे दूर हो रहा था, किनारा कर रहा था, उनके व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। प्रेम जी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अभी जो जिस तरह प्रचार खत्म होने पे प्रचार के दौरान और वो सब महागठबंधन में एक अलग सा जोश दिखा। महागठबंधन में तेजस्वी और अखिलेश और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम पहले चरण में 121 में से 72 सीटें जीत रहे हैं, 74 सीटें जीत रहे हैं। आपने तो बिहार इतना घूम लिया है, आपसे अगर मैं सीधा पूछूं, कहीं बदलाव की बयार दिख रही है बहती हुई कहीं आपको, या आपको लगता है कि अभी कुछ भी कहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है? देखिए, इस मायने में कि हर सीट पर बहुत मुकाबला कड़ा है। इस मायने में तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक संस्था के लिए हर विधानसभा से सटीक जानकारी हासिल करना वाकई मुश्किल काम है, जहां एकदम आमने सामने की लड़ाई है। तो ऐसे में एक सोर्स के अलावा कई सोर्सेस होते हैं, अपना सोर्स भी मुकम्मल जानकारी नहीं दे रहा होता है। तो अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, अपनी जानकारी है, दूसरे सोर्सेस की जानकारी, जहां शक शुबा है उसको हम कई तरह से क्रॉस कर सकते हैं सीटों पर। तो जो उस हिसाब से पता लग रहा है, भले पवन खेड़ा जी ने 72 का दावा किया हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये 65 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं और बाकी जो बचती हैं 56 सीटें वो एनडीए को दिखती है। 9 सीटों का फासला है और 9 सीटों का फासला इसको 4 या 5 का फासला मानना चाहिए। 4 या 5 उधर से इधर हो गया तो बहुमत पलट गया। जी, तो जी, जी। ये यही फर्क अभी है, बहुत क्लोज फाइट है और वोट्स में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा हमको जहां तक लगता है, क्योंकि एक तरफ महिलाएं वोट कर रही हैं तो दूसरी तरफ युवा वोट कर रही हैं। लेकिन महिलाओं में जातिगत प्रभाव है, जाति से निकल करके सब वोट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन युवाओं में जातिगत प्रभाव कम दिखता है, वो ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। तो यही यही फर्क है जो चुनाव को डिसाइड कर रहा है। लेकिन और लेकिन इसमें बाकी जी, प्रेम भाई, एक एक सवाल मेरा फिर ये बनता है कि जो आपने कहा महिलाएं वोट कर रही हैं, महिलाएं किसको वोट कर रही है? नीतीश को वोट कर रही है या मोदी को वोट कर रही है या कॉम्बिनेशन एनडीए को वोट कर रही है? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये है कि ये जो बिहार से खबरें आ रही, क्योंकि आप तो वहां हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि बीजेपी का वोट तो जेडीयू को जाता दिख रहा है, जेडीयू का वोट बीजेपी को जाता नहीं दिख रहा क्योंकि नीतीश का नाम का ऐलान नहीं किया। इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए ये बात बीजेपी और जेडीयू के मुकाबले जेडीयू और एलजेपी में ज्यादा है। जेडीयू के कार्यकर्ता एलजेपी को यानी चिराग पासवान को कतई मदद नहीं कर रहे थे और न आगे करेंगे, ये साफ दिखता है। इसका कारण भी पहले से पता है सबको कि एलजेपी ने जेडीयू को कट शॉर्ट कर दिया था। जहां जहां जेडीयू लड़ी थी वहां वहां उसने उम्मीदवार बीते विधानसभा चुनाव में खड़े किए थे। और इस बार की दोस्ती जो है जबरदस्ती की, अमित शाह की बैठा करके कराई गई दोस्ती है, तो वो दोस्ती व्यवहार में हो नहीं सकी। तो 29 सीटों पर जो चिराग पासवान लड़ रहे हैं वहां जेडीयू का बिल्कुल समर्थन नहीं है। नतीजा ये कि वो सीटें सबसे कमजोर कड़ी हैं एनडीए की। दूसरी बात है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में तो ये भ्रम है, लेकिन इसको इसको प्रतिशत रूप में होगा, ये शत प्रतिशत नहीं है। और क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए दोनों के वोटर का नेचर होता है, कोई राष्ट्रवाद से प्रभावित होना, विकास को बनाना, मोदी जी का भक्त होना, नीतीश जी का भक्त होना, नहीं तेजस्वी का विरोध करना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर जो है उन दोनों को जोड़ता भी है और ये गठबंधन का कारण है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 70% तक का अ, इन दो आपस में इनका समन्वय होगा। 30% जी, इनसे निकल करके वोट किए हैं। जी। मैं जी, आपके पास क्योंकि समय की कमी है, आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि भाई, ये तेजस्वी, नीतीश का आपने सारा बता दिया। अब जब अगर आप राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, तो कांग्रेस, बीजेपी की बात होती है। सवाल सीधा है मेरा कि क्या बीजेपी पिछले साल के अपने परफॉर्मेंस को, पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएगी? और दूसरा, क्या कांग्रेस अपने पिछली बार की परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएगी? आपका अब तक का सफर से क्या लगता है आपको?
मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि बीजेपी की सीट घट रही है और कांग्रेस की सीट मामूली ही सही मगर बढ़ रही है। कांग्रेस की सीट हम 25 से नीचे और 19 से ज्यादा देख रहे हैं, कहीं भी बीच में वो संख्या सेटल हो सकती है। और बीजेपी की जो सीट है वो 50 और 60 के बीच में, यानी नियरेस्ट 55 को रखें तो 55 के आसपास में, एक दो ऊपर एक दो नीचे, ये संख्या बनती दिख रही है। ये है स्थिति। तो इस स्थिति में अगर हम कह रहे हैं जेडीयू को ज्यादा सीटें आ सकती हैं, तब हो सकता है 56-57 सीटें जेडीयू को आ जाए, 55 उनको आ जाए, तब भी वो बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे सरकार बनाने की। लेकिन उसके बाद भी उनके पास जो आवश्यक 8-10 सीटें होंगी उसका टोटा रहेगा, क्योंकि उसके पास हम्म। गठबंधन में बाकी छोटे दलों का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं होने जा रहा। तो यही लेकिन आठ फिर दस सीटें जो हैं डिसिसिव हैं, और हम देख रहे हैं उधर भी जो पहले चरण का जो है, जो 9 सीटों का फर्क है, वो दरअसल 5 सीटों का फर्क है। यही फर्क जी, आगे भी रहा है। जी। लेकिन फिर तो भाई ऐसा जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की टैली नीचे आएगी, तो मेरे को कहीं पर फिर वो जो बिहार से एक बात लेके आ रही है कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, उसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है फिर तो। देखिए, ये संभावना काश के कांग्रेस की बात आरजेडी मान ली होती। कांग्रेस पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि पोस्ट इलेक्शन जो चीजें होंगी उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना आत्मघाती कदम होगा। इसीलिए वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहती थी। अब जबकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, तो एक तरह से महागठबंधन ने नीतीश कुमार को एनडीए खेमे में धकेल दिया है कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे। अब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के अलावा ऑफर करने के लिए क्या है महागठबंधन के पास? क्या वो राज्यपाल बना देगी? क्या वो बनेंगे? क्या वो उपराष्ट्रपति बना देंगी कि राष्ट्रपति का प्रलोभन दे दी? क्या दे देगी नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री से वो डिप्टी सीएम तो बनेंगे नहीं। तो ऑफर करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने दरवाजे ही बंद कर। तो ये तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर है, ये वाला नीतीश कुमार पर हमें लगता है कि वो कांग्रेस ठीक रणनीति अपना रही थी, मगर उसको ये तभी सफल होगा, तेजस्वी की नीति तभी सफल मानी जाएगी जब अपने दम पर वो गठबंधन में बहुमत ले आए। तब ये होगा कि हाँ, इस फैसले का उनको फायदा मिला, वरना ये कांग्रेस की मन को अफसोस होगा कि उसकी बात नहीं मानी गई। मुझे यही लगता है। प्रेम भाई, आखिरी सवाल ये है कि फिर पहले चरण का मतदान आपने देखा, उसके बाद का चुनाव प्रचार देखा, प्रधानमंत्री की भाषा देखी, सब देखा आपने। दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या उम्मीद है आपको? दूसरे चरण में देखिए, ये जो सीमांचल और का इलाका है, हिंदू मुस्लिम वाला जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स वाला जो फेज है, वो दूसरा चरण ही होता है। और दूसरे चरण में भी हमें लगता है कि चूंकि इस बार सांप्रदायिक पिच पर नहीं आ पाया है चुनाव, और असदुद्दीन ओवैसी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसके बावजूद मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि इस बार भाई वक्फ बोर्ड बिल पर जो हमारे साथ नहीं रहा उसके साथ हम नहीं रहेंगे। तो इसीलिए नीतीश के साथ भी वो इंटैक्ट नहीं है, और असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटुआ ही मानते हैं, और इससे ज्यादा लोग मानते नहीं। तो हमें लगता है मुसलमान को वो बांट नहीं पाएंगे, और दलित वोटर्स का कंसोलिडेशन जो है, जैसे पहले फेज में दिखा है महागठबंधन के साथ, वो दूसरे फेज में भी दिखेगा। क्योंकि हम लोगों ने दलितों के बीच सर्वे भी किया था, और हमारे सर्वे के हिसाब से हमें लगता है पहले चरण का मतदान हुआ है, तो दलित, मुस्लिम, ओबीसी और ईबीसी का एक हिस्सा अब मोबिलाइज है। तो उसकी मात्रा थोड़ी बहुत ऐसा नहीं कि 100% है, लेकिन इतना जरूर है कि वो एनडीए को लीड दिलाती दिख रही है। एनडीए के ऊपर महागठबंधन को लीड दिलाती हुई दिख रही है। और महागठबंधन के पक्ष में जो नई बातें हुई हैं, वो मुकेश सहनी का 2.5% वोट, उसका जो भी हिस्सा मिलता है वो उसका प्लस पॉइंट है। आईपी गुप्ता का तांती समाज का वोट जो भी मिलता है उनका प्लस पॉइंट है। पप्पू यादव जो पिछले बार विरोध कर रहे थे, इस बार इनके साथ हैं, तो कई सीटों पर एडवांटेज है। तो ये सारे फैक्टर्स महागठबंधन के साथ जुड़े हैं।
लेफ्ट का वोटर्स हमेशा पिछले बार भी कारगर रहा, इस बार भी कारगर होगा। ये इतना मजबूत इतनी मजबूत संरचना एनडीए के पास नहीं है। उधर अविश्वास है, भ्रम है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, ये सारी चीजें हैं। हालांकि फ्रेंडली फाइट जहां-जहां महागठबंधन में हुआ है, वहां नुकसान भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भाई, इतनी डिटेल में बिहार का ताज़ा हाल और संपूर्ण जानकारी देने के लिए कि बिहार में असल खेल क्या है। नेता जो मर्जी कहें, असल हकीकत क्या है ये एक असली पत्रकार ही बता सकता है। पत्रकार, मैंने इसलिए बोला असली पत्रकार की जो सही में पत्रकार है, जो चैनलों वाले हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा। आपने इतना वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और 14 तारीख के बाद जो भी होगा उसके बाद फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।